कनेक्ट हो रहा है। ये डॉक्टर साजिद आप रेडी है ना? जी ठीक है सर। अस्सलामुअलैकुम लाल अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम सलाम। अच्छा मुमताज साहब का हम जरा वेट करते हैं, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना? तो कौन कर रहे हैं? डॉक्टर मुमताज साहब अभी वेट कर रहे हैं, उनका जरा। ठीक है। अच्छा मुझे सर आज थोड़ी मसरूफियत है तो मैं 9:30 बजे 9:30 नहीं, आपके जो आधे घंटे बाद में निकल जाऊंगा यहाँ से। ठीक है सर, आपको हम आपसे एक केस कराएंगे बीच में, फिर आप उसके बाद आप निकल सकते हैं। हाँ ये सर का कहाँ पे संजय हबीब साहब का, वो साहब का जरा। इसमें है क्या? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का फजल सर, कैसे आप? ठीक ठाक अल्लाह का बहुत शुक्र। सर। वो तो मुमताज साहब अभी, कैसे? जी जी सर, वो मुमताज साहब ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से, तो फिर ठीक है ठीक है। तो जब वो भी हो जाए सर तो फिर इंशाल्लाह हम एक साथ शुरू कर लेंगे। ये सर ठीक है, इसमें इस ठीक तरह है। है ना कि हम सर 3 केसेस हमने रखे हैं, 20 मिनट्स के होंगे, और उसमें 3 कैंडिडेट तो काफी ज्यादा, लेकिन 3 लोग जो एक एक बंदा एक एक केस करेगा सर। तो ठीक है ठीक है। उसमें हम उनको छोटा सा सिनेरियो देंगे, बाकी उसमें हिस्ट्री लेनी है, पूछना है कि क्या क्या वो पूछेगा और फिर क्या डायग्नोसिस बना रहा है और क्या क्या एग्जामिन करना चाहेंगे, उस बेस पे क्या डायग्नोसिस बना रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन सारे हमारे पास हैं, जो पूछेगा और जो उसको चाहिए हम ठीक है। उसको दे देंगे सर। आजम आप अंदर ही आ जाना, ऑफिस गाड़ी अंदर ले आना। ठीक है सर उससे जो इससे पहले कि मुमताज साहब ज्वाइन कर ले सर, आप अगर इन लोगों को कुछ बताना चाहते हैं सर।
और अच्छा, कितने लोग अभी हैं? आज हमारे पास जो हमारे सबसे सीनियर न्यूरो सर्जन हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं, और वो हमारे एग्जामिनर भी रह चुके हैं, आजकल भी एग्जाम में होते हैं, जितने एकेडमिक एक्टिविटीज उनमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। प्रोफेसर अंजुम हबीब वोरा साहब, जो हमारे सबके उस्ताद हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सर इज विद अस, और इंशाल्लाह हम काफी कुछ उनसे सीखेंगे। तो सर वेलकम यू। और हमारे साथ सर डॉक्टर मसूद साहब भी हैं, इज कंसल्टेंट इन यूके, और मुमताज साहब भी आएंगे। तो सर आप इन लोगों को कुछ डिस्कस करें जब तक मुमताज साहब आ जाए, कोई इंस्ट्रक्शन उनको दे, कोई गाइडेंस उनको देने से, फिर हम शुरू कर लेंगे प्रॉपर्ली। बस मेरी तरफ से तो यही है कि इम्तिहान पास करने के लिए तो ये है कि केसेस पता होने चाहिए, कितने न्यूरोसर्जरी के ऐसे पेशेंट्स हैं जो इम्तिहान में आ सकते हैं। मेरे ख्याल में 25 से ज़्यादा नहीं है। यस सर। अगर ये उन्हीं 25 केसेस जो स्पाइन और ब्रेन के हैं उन्हीं को अच्छी तरह तैयार करें तो मेरा नहीं ख्याल कि क्लिनिकल्स में ये फेल हो सकते हैं। ज़्यादा लोग फेल होते हैं वो एग्जामिनेशन पूरा नहीं करते या हिस्ट्री प्रॉपर नहीं लेते, और जो एग्जामिनर बड़ी सिंपल बेसिक चीज़ें पूछते हैं वो उनका सही तरीके से बात समझें और उसका अगर जवाब दें तो मेरा नहीं ख्याल जिसने थ्योरी पास की है वो क्लिनिकल्स में फेल हो सके। तो हमारे मैंने देखा है कि एफसीपीएस के जो कैंडिडेट हैं उनका नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस वक्त एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन दे कैन नॉट प्रेजेंट वेल। उसकी मेन वजह ये है कि या तो वो वार्ड में सही तरीके से काम नहीं करते, पेशेंट्स को देखते नहीं है फ्रॉम डे 1 टिल द डे ऑफ डिस्चार्ज। अगर वो सही तरीके से सारे केसेस को फॉलो करें तो कोई वजह नहीं है कि वो क्लिनिकल में फेल हो सके। मेरा तो यही उनको मशवरा है कि वो 25-30 केसेस जो हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ें और उनकी तैयारी करें। और कोई बात आप मज़ीद पूछनी चाहें या बढ़ानी चाहें तो बढ़ाएं, या जो आपने डॉक्टर साहब ने मसूद साहब ने ज्वाइन किया यूके से, तो वो अगर कोई बात कहना चाहें तो बताएं। जी मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बड़ी खुशी हुई आपको देख के दोबारा। अंजुम साहब हमारे भी एग्जामिनर रहे हैं माशाल्लाह से। That was 2009, 2000, yeah, 2000 and 2001. आपसे मिलकर बात करके जी थैंक यू। हाँ आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। जो अभी जो जितने लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है, और जाहिर सी बात है आपने एक तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो अभी एग्जाम नहीं दे रहे उनके लिए बहुत अच्छी एडवाइस है जी, फॉलो योर पेशेंट, और वही चीजें हम पूछते हैं। एफसीपीएस का की खूबसूरती ये एग्जाम की कि ये मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो जो आप करते हो पेशेंट के साथ या जो करना चाहिए वही आप बता दो, दैट्स इट। अभी जो लोग एग्जाम पे जा रहे हैं इस मरतबा, और मैंने जितने प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे अटेंड किए इन लोगों के साथ, जो मेरी सजेशन होगी कि जी आप बिल्कुल रिलैक्स रहे, जो आपका फॉर्मेट है हिस्ट्री का उसको आप फॉलो करें। लेकिन ये है कि अभी सबसे आसानी तो ये है कि आपको साइंस सिम्टम्स जो है वो तो आपको पहले ही बता देते हैं। जैसे कल वाला केस था कि जी वो उसको बॉल और ब्लैडर प्रॉब्लम है और एंकिल जर्क एब्सेंट है, तो डायग्नोसिस तो आपको बताई हुई होती है ऑलरेडी। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि पेशेंट से पूछनी है सारी चीजें, उसी को आपको थोड़ा एलेबोरेट करना है। लेकिन जो हिस्ट्री आपको दी गई है उसके हिसाब से आप करें। ये नहीं कि एक फॉर्मेट बना लिया और पेशेंट XYZ कुछ भी आप फॉर्मेट कोई पकड़ा हुआ है, नहीं, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट कि जब आपका एग्जाम होता है, स्ट्रेस में होते हैं पॉलिसी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें, एक चीज तो ये है कि जी जो भी हिस्ट्री है उसको सिम्टम्स हैं उसको आप एक्सप्लोर कर लें, खत्म बात। दूसरी बात जो ये है कि एग्जामिनर अगर कोई सवाल कर रहा है तो उस सवाल को सुने, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको बहुत दफा ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम लेते हैं तो हम खुद हिंट देने की कोशिश करते हैं आपको, और यही जो है मार्किंग का क्राइटेरिया भी होता है कि अगर एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है और आप हिंट ले रहे हैं देन यू आर सेटिस्फैक्ट्री। अगर आप खुद बता रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एग्जामिनर हिंट दे रहा है और आप हिंट को पकड़ के जवाब दे देते हैं देन इट इज सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन अगर आप हिंट भी मिस कर देते हैं देन इट्स वेरी बैड।
फिर हम कहते हैं कि इसके ऊपर तो कुछ भी असर नहीं कर रहा है, इसका तो मतलब लेवल ही ये है कि इसको बताओ तो भी समझ में नहीं आ रही इसकी बात। तो ये है कि थोड़ा सा देखें कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है। अच्छा, Thank you. मुमताज साहब ने भी ज्वाइन किया। वेलकम मुमताज साहब। मुमताज साहब ही इज प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी पेशावर में, और टीचिंग में और एकेडमिक एक्टिविटीज में उनका नाम काफ़ी है, और काफ़ी वो कर रहे हैं। जितने एग्जाम हम अरेंज कर रहे हैं, जितने बना रहे हैं, तो उसमें मुमताज साहब का बहुत बड़ा रोल है। ही इज ए गुड टीचर, सुपरवाइजर भी है, एग्जामिनर भी है, हमारे दोस्त भी और हमारे बड़े भाई भी हैं मुमताज साहब। मुमताज साहब वेलकम। आज हमारे आज हमारे साथ अंजुम हबीब वोरा साहब हैं और मसूद साहब भी हैं। तो शुड वी स्टार्ट? हम शुरू करने वाले हैं सर। आपकी आवाज सर सही नहीं आ रही। अंजुम साहब को मेरा सलाम, और मसूद साहब को तो सलाम। मेरा भी सलाम मुमताज साहब, आपको बहुत बहुत। अल्लाह का फजल है सर। अल्लाह ताला सबको इस कोविड-19 से महफूज रखे। आमीन। ये तो गुजर गई सर। और अच्छा सर, हम स्टार्ट कर लें? जी शुरू करें। सर पहला जो कैंडिडेट है, ही इज डॉक्टर साकिब, ही इज फ्रॉम आगा खान, और पहला केस सर वो करेंगे। तो इसमें सर जो मेन एग्जामिनर होंगे वो सर आप होंगे अंजुम हबीब साहब, और बाकी मुमताज साहब और मसूद साहब भी बीच में हेल्प करेंगे आपकी जो कुछ पूछना है। तो ये हम एग्जाम के मुताबिक 20 मिनट्स का रख ले रहे हैं, जिस तरह है 3 केसेस हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं सर, फिर जी शुरू करें। ये सिनेरियो वो मैं खुद पढ़ूं या वो उनको पता है? ये सर हम बता देंगे। अभी आप भी पढ़ सकते हैं सर, अगर आप पढ़ना चाहें तो। दैट विल बी नहीं ठीक है, जैसे आपका फॉर्मेट है। ठीक है सर। So this is the first scenario for you, Saqib. 45-year-old female patient presented to us with mild headache for 1.5 years, left leg weakness for 3 months, and seizures for 3 months. Okay, are you clear with this scenario? Yes, sir. Okay. So now, how will you take the history? So I'll first greet the patient, and will make sure that the patient is comfortably sitting in my clinic or in the ER setting wherever I am seeing the patient. थोड़ा सा आप loud बोलें ताकि सबको clear आवाज आए। जी, can you hear me now? जी बेहतर। So I'll first greet the patient and will make sure that she is comfortable, and will then take consent for proceeding with history and pertinent clinical examination. So I'll first ask the patient whether she is right-handed or left-handed, and whether she is married or unmarried, and if she is working somewhere or stays in the house. अच्छा, आप क्वेश्चन करें, आप फारूक से क्वेश्चन करें। फारूक विल एक्ट लाइक ए पेशेंट। आप इससे जो पूछना चाहते हैं वो आपको बता देंगे, जो चीज भी Okay, sir. तो आप लिखती सीधे हाथ से, उल्टे हाथ? 5 मिनट है हिस्ट्री के लिए, ठीक है? 5 मिनट का हिस्ट्री के लिए। राइट हैंडेड। ओके। और आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं? शादीशुदा। और हाउस वाइफ हैं या कहीं जॉब करते हैं? हाउस वाइफ। रिहाइश कहाँ है आपकी? कराची में। ठीक है। आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का अर्जा, सांस की तकलीफ, कोई ऐसी बीमारी? कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। तो मैं आपसे आपकी बीमारी से मुताल्लिक कुछ चीज़ें पूछूंगा। मुझे जो बताई गई हैं चीज़ें, आपको तकरीबन 1.5 साल पहले हेडेक स्टार्ट हुआ था, सर में दर्द। तो ये जो सर का दर्द है, ये किस तरह शुरू हुआ था? अचानक शुरू हुआ था या ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके चलता आ रहा है? ये जो स्लोली शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता हुआ, फिर थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, ठीक है। ये जो सर का दर्द है, ये सर के किसी खास हिस्से में होता है या पूरे सर में होता है? नहीं, पूरे सर में ही रहता है ये दर्द। ठीक है। ये सामने पूरा वाले हिस्से दिन में ज्यादा रहता होता है। है जी? सामने वाले हिस्से में ज्यादा होता है, लेकिन वैसे पूरे सर में ही होता है। ठीक है। ये सर का दर्द जो है, ये पूरा दिन मुस्तकिल रहता है या आता जाता रहता है? मुस्तकिल रहता है। ठीक है। ये सर का दर्द बहुत शदीद होता है या दरमियाने दर्जे का होता है या हल्का होता है? हल्का होता है, बर्दाश्त जैसा होता है, लेकिन ये कि कंटिन्यूस रहता है तो वो तकलीफ होती है उससे। ठीक है। इसके अंदर इसका कोई कभी ऐसा होता है कि जैसे आप सुबह सो के उठ रहे हैं या आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो उस वक्त ये सर का दर्द बढ़ जाता हो, या इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है? कभी कभी होता है ऐसा, थोड़ा सा जो है कि सुबह में ज्यादा हो जाए।
अगर आपको खांसी आती है या आप पेशाब या पखाना करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, जोर लगाती हैं, तो क्या ये सर का दर्द बढ़ता है उससे या इस पे फर्क उससे नहीं इतना पड़ता? फर्क नहीं पड़ रहा, हल्का दर्द है तो वो वैसे ही रहता तकरीबन। ठीक है, ये सर का दर्द आपको रोजाना होता है या रोजाना नहीं होता? नहीं, रोजाना हो रहा है। रोजाना होता है। शुरू से ही पिछले 1.5 साल में इसी तरह चला आ रहा है या ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ है? थोड़ा सा बड़ा है पहले से, बर्ड है मतलब कहने के लिए। ठीक है, ये सर का दर्द क्या आपके गर्दन की तरफ जाता है, जी नहीं। चेहरे की तरफ आता है? नहीं। इस सर के दर्द के साथ कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता हो कि मैं ये खाती हूँ या ये करती हूँ तो उससे ये सर का दर्द बढ़ जाता है, या कोई ऐसी चीज जिससे ये कम हो जाता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दवाई लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए कम होता है, वरना वैसे ही रहता है। आप इसी आपको तरह कभी जल्दी दवाई ले लें, आपके पास 5 मिनट है हिस्ट्री के लिए, तो जल्दी ले लें इसके। जी, आपको दवाई खानी पड़ती है कोई सर के दर्द के लिए? हाँ, दवाई ले। ठीक है, ये 3 महीना पहले आपको कोई झटका आया था मिर्गी का? हाँ, वो 3 महीने से शुरू हुए हैं। अच्छा, आपको उसके बारे में मालूम है जी जी। कि अच्छा, या उस वक्त आपके साथ अभी कोई ऐसा शख्स है जो उस वक्त मौजूद हो नहीं, जिसने मुझे आपको मालूम है, देखा आप हो? पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि ये जब झटका आया था तो उससे पहले कोई आपको पता चल रहा हो या कोई ऐसी चीज हुई हो कि सर का दर्द या कोई नहीं आंखों नहीं, के ऐसा आगे चीजें आई हुई हो? नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं। ऐसा नहीं। ये झटके में क्या हुआ था आपको, किस तरह ये शुरू हुआ? उल्टी जो है वो टांग के अंदर से शुरू हुए थे, तो उसमें जो है ना वो हो रहे थे। ये किसी एक सीधी या उल्टी टांग से शुरू हुआ था या दोनों टांगों में एक साथ नहीं शुरू नहीं, हुआ? उल्टी टांग में जो है उसमें शुरू हुआ था। और उल्टी टांग जो है वो खुद ब खुद हिलने लग गई थी? जी। उसके बाद क्या ये और बढ़ा था कि दूसरी टांग या बाजुओं के अंदर आया हो? बाजू में थोड़ा हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, टांग में मेन था ज़्यादा। जब ये झटका आया था क्या आप बेहोश हुई थी? जोश नहीं। जी बेहोश नहीं हुई थी। जी। जब ये झटका आया था तो ये कितनी देर तक रहा था? थोड़ी देर के लिए रहा था, ऐसे आधा मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, इस तरह से था। जब ये ख़त्म हुआ था तो उस वक्त आपकी उस टांग में, जो उल्टी टांग जिसमें ये हुआ है, क्या उसमें कोई कमज़ोरी महसूस हो जी रही थी आपको? हाँ, उसमें फिर कमज़ोरी महसूस हुई थी। अच्छा, और वो कमज़ोरी कितनी देर में ठीक हो गई थी? कमज़ोरी पे थोड़ी देर में ठीक होगी, आधे पौने घंटे 1 घंटे के बाद फिर सही होगी। उस वक्त मैं नहीं उठ सक रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर उठ गया पिछले था। 3 महीने में क्या ये चीज़ दोबारा हुई है या ये बस एक ही दफ़ा हुई नहीं थी? नहीं, वो हुए हैं 2-3 मरतबा, 2-3 मरतबा हो गए हैं ये। आखिरी कब हुआ है ये? आखिरी ये भी हुआ है, 2 हफ्ते हो गए हैं। और सब एक जैसे ही थे या कोई तकरीबन एक इसमें जैसे ही थे, ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई दवाई खा रहे हैं आप इसके लिए? झटकों के लिए हाँ, दवाई शुरू की है सुबह शाम का, कौन सी दवाई? एपीवॉल। आपकी हिस्ट्री का टाइम खत्म हो रहा भाई। ओके सर। तो सर अगर कुछ पूछना है हिस्ट्री बेस पे तो उसके हिस्ट्री उसमें ले लिए जितना था। Would you like to ask any further questions? Yes sir, I would like to ask the current status of her left leg weakness. How is it वो तो progressing? बेटा इस they have told you it's a progressive weakness. Yes sir. She is 45, married. और क्या पूछना चाहेंगे आप? Sir, I would like to ask further about her family history, about medicine, drug history. Ask about the drug history. अच्छा, मुझे आपसे पूछना है कि आप कोई दवाइयाँ लेती हैं हाँ, सर के रूटीन दर्द के में? लिए, और वो झटकों की दवाई शुरू हुई है, एपीवॉल ठीक है, सुबह वो शाम। तो झटकों की ले रही है. Any other नहीं, question? Any इसके pertinent question which is related to the tumor? इसके अलावा कोई ऐसी दवाई लेती हैं कि हमल को रोकने की कोई दवाई लेती हूँ? जी नहीं। कोई खून पतला करने की दवाई लेती हूँ? जी नहीं। चलिए ये बताओ कि what is Jacksonian march? Sir, Jacksonian march is actually a phenomena in which a seizure starts from one limb or one area and then involves the adjacent
area in the brain. For example, if it starts from the upper extremity and then involves the face as well, which is adjacent to it according to the homunculus, that is Jacksonian. Good. ये बताइए कि depending upon the available information like leg weakness, seizures, headaches, where would be the lesion you think? They're most likely in the right frontal lobe, near the motor cortex. Right frontal, which part? Medial, lateral, कौन सा part of Right the frontal frontal lobe? medial part. Mhm. What area is that? Is क्या उसका नाम क्या होता है उस एरिया को क्या कहते हैं? Parasagittal. Parasagittal means both sides. No, right parasagittal. हाँ, so how would you investigate this patient? Sir, examination. I will Examination findings. first complete my history and examination, and then I would like to get an MRI brain with contrast. What physical signs you would like to look for in this patient before you ask for any investigation? So I would first do a general physical examination, and in the neurological examination, I would like to see the motor function and sensory function of her limbs, which is pertinent to this. Secondly, I would also perform a cranial nerve examination, and lobar. I would also check the lobar sign. In the cranial nerve examination, I would like to ask her about her memory impairment, her mood swings, and her behavior changes, any urinary complaints, and as well as sensory symptoms, because since it's parasagittal and near the motor strip, so it might also be extending to the sensory area in the parietal lobe. So I would also like to ask all the parietal signs. In the cranial nerve examination, I would particularly want to do a fundoscopy to check for papilla edema to assess for raised ICP. ठीक है. How would you investigate him? So after this, I would advise an MRI brain with contrast. इसके examination findings बता दें सर हम. जी बताएं. Yes, examination findings, sir. These are the examination findings. Left dorsiflexion is weak. Plantar on the left side is upgoing. Pronator drift is absent, and fundoscopy is normal bilaterally. Okay. Okay. So do you have his MRI scan, plain and contrast? Yes, sir. Should we show it? ये उसका scan है. So, can you read this? This what kind of investigation is this? Yes, sir. This is a CT scan brain plane axial section, and I can see a hyperdense lesion in the right frontal lobe, anterior frontal parasagittal, and it's hyperdense. Plus, I cannot appreciate sulci on either sides, and what is this? This is MRI brain axial section FLAIR image, and I can see hyper intense lesion in the right anterior frontal parasagittal area. So what is your differential diagnosis? और कोई views तो नहीं है? जी और है फिल्म में दिखाऊं? जी ये बताइए कि ये what has happened to this bone? Sir, you are asking about the frontal area? There is some difference between the bone, this bone and then this bone. What's the difference? Yes, there is hyperostosis in the frontal area, in the frontal bone. And so this what's is the MRI difference? T2 weighted image sagittal section.
Mm-hmm. So I would also like to see the contrast image. ये भी है और ये वाला भी This is, right. This is a coronal section of MRI brain post contrast, and I can see. I have not yet seen the plain T1. So before commenting if it's contrast enhancement or if it's hemorrhage, I would also like to see a plain T1 image because it was hyperdense on plain CT scan. So if that is available, so I would like to see it. If it's not available, then it's a hyperintense lesion, parasagittal in the right frontal area. It's likely a parasagittal extraaxial lesion. My first differential would be a neoplastic lesion including meningioma or a hemangioperiscytoma. Right. Anything else? Do you think it can be a clot? It was hyperdense on plain CT scan, but it's But quite well circumscribed. you know the and history of the patient. yes, it's chronic history. A clot. लेकिन बेटा आपको हिस्ट्री तो पता है ना सारी. Yes, sir. So if it had been a clot, the patient would have presented with an acute history. She has a chronic history, 1.5 years. But once you are talking about the differential diagnosis, so with Yes. meningioma, what else it can be? It can be a Differential diagnosis. metastatic lesion. But where is the usually metastasis कहाँ होते हैं, किस area में? They are more in the posterior fossa. Posterior fossa. No, in which distribution of the vessel? किस vessel की distribution में mets ज़्यादा होते हैं? They are more dural based and. नहीं. Middle cerebral artery anterior or posterior cerebral artery. किस area, किस distribution में territory में ज़्यादा होती हैं mets? I'm sorry, I don't know the answer. Middle cerebral में होती है ना, ज़्यादा flow surf होता है ना, internal carotid which continues as middle cerebral artery. Middle cerebral में ज़्यादा, ठीक है. Differential diagnosis में एक meningioma, metastatic disease or it can be a high grade lesion as well. High grade glioma बोलो ना. Yes, high grade glioma. पूरा लफ्ज बोलते हैं, पूरी high grade glioma. High grade glioma. Now on the basis of the history, physical examination and the MRI CT findings, what is your diagnosis and why? My diagnosis would be a meningioma, parasagittal meningioma. Because why? One, because it's an extraaxial lesion on the scan. Secondly, she is a female patient, middle aged. Although she did not give me history of any oral contraceptive use, but still meningiomas are always start with the history, then physical examination, then investigation. Once you are considering the differential diagnosis and you want to exclude certain tumors or diseases, then start with the history, examination, investigation, and then biopsy. Yes. So on the basis of history, she is a 45-year-old female patient. So meningiomas are more common in middle-aged female patients. She has a chronic history of headaches. It started 1.5 years back. So that also goes with a slow disease process, and meningiomas are slow-growing lesions. And although she did not give me history of oral contraceptive use, that is also associated with meningiomas. And plus, in the clinical examination, her seizures corresponded to, she had partial seizures. If it had been an intraaxial lesion, they are more infiltrating, and the seizures are often not just partial, they progress to generalized seizures. So it's likely an extraaxial lesion which is irritating the brain surface and causing partial seizures at this point in time.
and then Right. on the basis of scan, it's an extraaxial hyperintense lesion. Uh, uh, on CT scan, there was hemorrhage, and meningiomas can have bleeding as well within the lesion. So based on these points, my main differential before proceeding for biopsy or surgery would be a meningioma. What are the various lesions which are commonly bleed? High-grade gliomas can bleed. Metastatic lesion, particularly melanoma or renal cell carcinoma, they tend to bleed more. And So meningiomas, it's usually malignant diseases bleed, yes. malignant tumors. Good. So how would you treat this patient? I would first counsel the patient regarding her provisional diagnosis, the disease process that is going on, and would also counsel her regarding the need for surgical intervention because the lesion is causing. Counsel corona. Start counseling. जी तो बताओ, आपका how would you counsel? जो आपसे मैंने सवालात किए, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, आपका मुआयना किया है और आपके MRI के इमेजेस देखे हैं, इसकी बेसिस के ऊपर नज़र आ रहा है कि आपके दिमाग में एक छोटा दाना है, एक रसौली है, और ये सबब बन रहा है आपके जो भी तकलीफ़ है इसका, जो आपको सर का दर्द है 1.5 साल से, बहुत मुमकिन है कि वो इसकी वजह से हो, जो आपको झटके आ रहे हैं वो भी इसी जो आपके दिमाग में रसौली है इसकी वजह से आ रहे हैं, और अब इसकी वजह से आपके पाँव में कमज़ोरी आने लग गई है। ये जो बीमारी हमें MRI के ऊपर नज़र आ रही है, हम तकरीबन 90 से 95% हद तक श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हमें लगता नहीं है कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला जब हम इसका डायग्नोसिस जो है, जब तक हम इसको निकाल के लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं करेंगे, हमें नहीं पता जो चल कमजोरी सकता। है टांग की, उसके बारे में बताएं। जो आपकी टांगों में कमज़ोरी आ रही है वो दिमाग का जो हिस्सा आपकी टांग को कंट्रोल करता है, ये रसौली उस जगह को दबा रही है, इस वजह से आपके पाँव में कमज़ोरी आ रही है। अगर हम इम्प्रूवमेंट इसका कितनी इलाज आएगी मुझे करेंगे, बताएं। सर जो आपने एग्जामिनेशन की स्लाइड शो की थी, उसके अंदर इट वाज कंप्लीट फुट ड्रॉप और वाज इट पार्शियल वीकनेस? पार्सल Dorsal flexion weak है ना? ओके, तो ये जो आपके पाँव में कमज़ोरी है, हम जब ये जो रसौली हमें नज़र आ रही है आपके MRI के ऊपर, ये दिमाग के बाहर के हिस्से में जो उसको प्रेस कर रही है, इसका ऑपरेशन करने के बाद बहुत ज़्यादा चांस है, आधे से ज़्यादा तकरीबन 70 to 80% चांस है कि आपकी ये कमज़ोरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो आपको झटके आ रहे हैं, तकरीबन 50 से 60% मरीजों के झटके भी इस ऑपरेशन के बाद रुक जाते हैं। और तो अगर मैं बहुत मुमकिन है ऑपरेशन ना करवाऊं तो फिर कोई और इलाज है इसका, या सिर्फ यही है? अगर आप ऑपरेशन नहीं कराती तो ये रसौली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, आपकी कमज़ोरी बढ़ेगी, और अभी आप थोड़ा सा कमज़ोरी है, ये जब कमज़ोरी बढ़ जाएगी तो फिर इसमें बेहतरी के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। तो इस वजह से बेहतर है कि इसका इलाज कराया जाए, और इसका इलाज ऑपरेशन से ही मुमकिन है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम ऑपरेशन से अगर इसका साइज़ छोटा कर दें और कुछ पीछे रह जाए तो बाद में उसको शुआएं दी जा सकती हैं, लेकिन इस तो जो वक्त 20 मिनट टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन हमें 5 मिनट और मैनेजमेंट में सर आप ले सकते हैं। ये बताओ कि how would you operate on this patient? So before proceeding for surgery, I would like to get another investigation, which is CT angio, to help me in assessing the situation of the ACAs and their relation with the tumor, and the sinus involvement as well. And मेरे ख्याल में आपके पास है ना इसका एंजियोग्राम, डॉक्टर लाल, डॉक्टर रहमान? डॉक्टर लाल, आपका माइक म्यूट हुआ। जी सर, ये Yes. इसका हमारे पास ये वेनोग्राम है, वीनोग्राम है। वेनोग्राम है सर। Can you comment on it? Sir, I can see this is a venogram sagittal section, 3D reconstructed CT venogram, and I can see that I can see no disruption to flow in the superior sagittal sinus.
so it's patent, and I can see that the inferior sagittal sinus is also patent, but most likely the lesion, it would be right adjacent to the lesion. नहीं, आप बताओ ना, how would you operate on this patient? Sir, Whatever the investigations you have, on the basis of that, how would you proceed with surgery? So after anesthesia optimization and informed consent, I would What take the would be patient the to informed OR. consent? Sorry, sir. क्या होगी informed consent? So I would counsel the patient regarding all the pros and cons of surgery. और उनको patient को basically I would tell about the possible risks involved in this surgery. बताओ ना, what are the risks? So your What patient, are the risks? okay. So there are some common risks which are up to 5%, which include wound infection, CSF leak, and some less common risks, which are about 1 to 2%, which include injury to the brain, injury to any major vessels, and motor weakness. Although on the scan we saw that the lesion was anterior to the motor strip, so there is less chance of injuring the motor strip, but still the patient would have around 1 to 2% risk of developing a worsening weakness post-op. What are the risks of having a clot? Post-operatively, Huh? sir, 5 to 10%. Intracerebral or extradural, subdural? She can have extradural as well, but usually during after surgery we take hitches to prevent extradural hemorrhage. But she can have Do you think do you think hitch stitches give you 100% surety that patient will not have an extradural? No, sir, they do not give 100% surety. What kind of percentage patient can have an extradural after hitch stitches even? I am not aware of. ठीक है, तो कैसे करोगे आप सर्जरी करो? बताओ, how would you position the patient? Patient is anesthetized, consented, lying on the table. I would position her supine, would fix her head in Mayfield clamp, and would turn the neck towards the left side, and would place a shoulder roll as well, and would make sure that all the pressure points are padded well. And I would mark I would first mark the coronal suture, and would so that I stay anterior to it, and midline as well, so that I can save the sinus. And in this case, since it's quite frontal, we can I would perform a frontal craniotomy, right-sided. My incision would be curvilinear, and I would raise the scalp flap, perform burr holes at key hole plus adjacent to the sinuses. आप देखो, कोई measurements वगैरह पे believe करते हो कि कहाँ पे tumor है, just by the eyeballing you can make a flap? No, sir, measurements करूँगा. So कैसे करते हैं ये? Sir, on the pre-op scan, I can see the coronal suture in this image. So I would measure how much posterior and how much anterior the lesion is. इस स्कैन पे कैसे मेजरमेंट करोगे जो ये आपके सामने है? इस पे सर मुझे कोरोनल सूचर नजर आ रहा है, तो मैं मेजर करूंगा कि कोरोनल सूचर को तो हाँ ट्यूमर जो है कोरोनल सूचर के कितना पोस्टीरियर है एंड कितना एंटीरियर है. Since it's an extra-axial lesion, so I would have to make a wider craniotomy, which is bigger than the size of the lesion. Plus laterally जो हमारा coronal sequence है उसके ऊपर I would measure के ठीक है. So you will open that dural, then what would you do? So after durotomy, my dural flap would be based on the superior sagittal sinus. I would deflect it towards the left side, and then
I would first if the dura is adherent to the tumor, yes. फिर क्या करोगे? So I would remove the dura as well along with the tumor and perform a duroplasty later. And usually, Right. If this tumor is arising from the fox, then if it's arising from the fox, then I would remove the fox as well, but I would leave the part which is adherent to the sinus to prevent injury to the sinus because it was patent on the venogram. तो क्या करोगे at the before closing it? What would you do if it's attached to the sinus? Sorry sir, आपने क्या पूछा? What would क्या करोगे with the attachment to the sinus? उसको क्या करोगे? Just leave it alone? Coagulate करूँगा sir. I would coagulate. So, what is the risk to the patient if you damage the anterior third of the sagittal sinus? Sir, there is no major risk because the vein of Trollard joins the sinus quite posterior to the coronal suture. We can tie or sacrifice the anterior sinus. There is very less risk. What is less? 1%, 10%, 30%, So less than 5%. and to the middle sagittal sinus? So in the middle, if you are staying anterior to the vein of Trollard, then the risk is low. But if we tie it or injure it posterior to that, then there is a significant risk, about 20 to 30% of developing venous infarct. And if you damage the posterior 1/3 of the sagittal sinus? So the risk is higher of venous hypertension. बेटा ऐसे देखो ना, once you are in the exam, higher, lower, medium means nothing. आपको कोई परसेंटेज बतानी होती है इम्तिहान में ना कि ये परसेंटेज है ऑफ रिस्क. ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, it means nothing. So okay, fine. So you have done the surgery, you have closed it. What post-operative complications can occur? So there can be early post-operative complication and late complications. Early complication would be hemorrhage in the surgical bed, or worsening of the neurological status of the patient, seizures, and CSF leak from the wound, although less likely because it's a supratentorial lesion. If somebody calls you in the middle of night, that patient has his GCS dropped down to 6/15, what would you do? I would tell them to immediately secure the airway of the patient and and to assess whether the patient had a seizure or not, and then would ask them to, if the airway is secure and the patient's pupils are still equal and reactive, which means that she is not herniating. So I would get a CT scan first. Otherwise, I would move her to OR. अच्छा सर, उसका टाइम हो गया. They took him. दूसरा Okay, केस. thank you. तो उस पे सर मसूद साहब आपने कुछ पूछना है तो मुमताज साहब आप लोगों को कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर हम नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे. डॉक्टर मसूद साहब. नहीं, मेरे ख्याल में इनको काफी टाइम हो गया है, अगले कैंडिडेट पे जाते हैं. और मुमताज साहब आपने कुछ पूछना है तो सर आप पूछ लें. तो ये स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री से कि हिस्ट्री में जो पॉइंट्स उसको बताए गए थे उस पे एक तो इसने अननेसेसरी टाइम लिया. दूसरा ये कि बता दूंगा कि जो हिस्ट्री की 3 बातों की, माइल्ड हेडेक की, की और स्पीकर सर आपकी आवाज कट रही है जरा. मेरी आवाज कट रही है? जी सर, अभी सही हो रही है. अब ठीक है. अच्छा, मैं नजदीक हो जाऊं मतलब है? अब बिल्कुल आप जरा करीब हो जाओ. अभी आ रही है? अब सही है, बिल्कुल ठीक है सर. अच्छा, ये दौड़े होते यार, एक मिनट. ये आपकी आवाज आ रही है सर, ठीक है. आपकी आवाज अभी आ रही है, सही है. अभी सही आ रही है जी. तो रहमान, मैं ये कह रहा था कि मैं
उस पॉइंट में इंटरेस्टेड हूँगा। एक तो ये कि इसको जो हिस्ट्री दी गई थी, ये हिस्ट्री थी शॉर्ट और ये इनकम्प्लीट। तो द कैंडिडेट इज सपोज टू कंप्लीट दिस हिस्ट्री, और हिस्ट्री इस तरह कंप्लीट की जाती है कि जो इसको बताया गया है इसको एलेबोरेट करें, और इसके साथ एसोसिएटेड कार्डिनल सिम्टम, क्लिनिकल सिम्टम जरूर पूछें। यस और तीसरी बात ये कि एसोसिएटेड के साथ साथ ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछे ताकि ये जो है ना टूवर्ड डायग्नोस चले जाए। इसको 3 बातें बताई गई थी, एक हेडेक था, दूसरा सीजर था, और तीसरी इसको वीकनेस थी। तो हेडेक की सिविरिटी तो माइल्ड थी, जब माइल्ड है तो फिर आगे इसको एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। इसको वीकनेस है, लेकिन वीकनेस की ग्रेड का इसके पूछना था कि ये कैन ही वॉक विद सपोर्ट, इज ही बेडरिडन या चेयर बाउंड नहीं है। एक तो ये जरूरी था। ये वीकनेस इसकी प्रोग्रेसिव थी कि ये जो है ना स्पॉन्टेनियस सडन शुरू हो गई, और इसको फिर लॉजिक इसके जेन में होना चाहिए था। अगर इफ इट इज प्रोग्रेसिव, इसका मतलब ये है कि दिस इज ए स्ट्रक्चरल प्रोग्रेसिव पैथोलॉजी, इफ इट इज ए स्टैटिक, और इसका मतलब इस्कीमिक है। इसके सीजर को उससे एक्सप्लेन करना था कि इसके सीजर जर्नलाइज थे, कि ये फोकल थे, कि फोकल विद जर्नलाइजेशन है। क्योंकि सीजर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैथोलॉजी एक्सट्रिंसिक है कि ये इंट्रिंसिक है। अगर इंट्रिंसिक है तो ये अक्सर जर्नलाइज सीजर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक है तो ये फोकल होते हैं विद सम टाइम जर्नलाइजेशन। इसने विजन के बारे में पूछना था, ये बहुत जरूरी था मेरे ख्याल में, और बिहेवियर के बारे में भी पूछना था। ये क्वेश्चन तो जो डिफिशिएंट है इस सिनेरियो में वो ये हिस्ट्री में कंप्लीट कर लें, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हिस्ट्री बेसिकली 2 चीजों का नाम है, व्हाट द पेशेंट इज टेलिंग यू एंड व्हाट द सर्जन या डॉक्टर इज इंटरोगेटिंग। तो दिस इज नरेशन एंड इंटरोगेशन। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इतना मुश्किल नहीं। इसमें ये कि जी हेडेक किस किस्म का है, उल्टी आती है, ये इतना एलेबोरेट करना, आपको बताया गया कि ये माइल्ड हेडेक है, तो वी नो फ्रॉम द बैकग्राउंड नॉलेज कि माइल्ड हेडेक में ये चीजें नहीं होती, तो फिर अपना टाइम इस पे जाया न करें। दूसरा ये कि इसमें एग्जामिनेशन की पॉइंट जब आ गई ना, आपने 3 बातें इसको बताई थी, वो आप जरा डिस्प्ले कर रहे हैं प्लीज, वो एग्जामिनेशन के पॉइंट्स। उसमें एक इसने बताया था कि इसको लेफ्ट फुट ड्रॉप है, डार्सी फ्लेक्शन वीक है, तो इसने इसका ग्रेड बताना था कि कितना ग्रेड की वीकनेस है। एक तो ये जरूरी था। दूसरा, इसका प्लांटर तो वैसे भी अप गोइंग है, वो तो सही है। प्रोनेटेड ड्रिफ्ट इसको है नहीं है, एब्सेंट है, और फंडस इसका नॉर्मल है। तो अब मेन चीज ये है कि इसको डार्सी फ्लेक्शन अगर वीक है एक साइड पे लेफ्ट फुट में, तो इसका लेफ्ट हैंड जो है ना वो कैसा था, और आया ये स्पास्टिक है कि ये प्लेसेड है, और इसके रिफ्लेक्सेस इसने बताने थे कि रिफ्लेक्सेस कैसे हैं इसके। अच्छा, ये एग्जामिनेशन भी इसकी डिफिशिएंट है, तो एग्जामिनेशन को ये कंप्लीट कर ले टुवर्ड्स द डायग्नोसिस। इस तरह ये समझते हैं जहन कि इसके जहन में ये कि ये तो पैथोलॉजी होगी, स्ट्रक्चर होगी, ये मोटर स्ट्रिप में होगी, तो मोटर स्ट्रिप पैथोलॉजी में और क्या क्या चीजें इसने असेस करनी है, ये सिंपल। तो आपकी जो है ना क्लिनिकल फाइंडिंग टुवर्ड डायग्नोसिस ये टारगेट ओरिएंटेड होगी। इसकी जो रेडियोलॉजी आप बता दें, रेडियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इसने शुरू में ठीक तरीके से जा रहा था, आप एक्सरे बता दें, सीटी स्कैन, और अब ये देखें ना, ये तो जिसने न्यूरोसर्जरी में क्या काम किया हो वो तो दूर से कहेगा कि ये जी पैरासैजिटल मेनिंजियोमा है। अगर ये कहे कि ये मेटास्टैटिक है तो मुझे हैरत होगी, इल्ला माशाल्लाह कई मेटास्टैटिक वाले लीजन हो गए, लेकिन हाउ ही कैन जस्टिफाई कि दिस मेटास्टैटिक लीजन है, क्योंकि ये इसके डिस्क्रिप्शन में इसने ये बताना है कि दिस लीजन इज पैरासैजिटल, नंबर 1 इट इज ड्यूरल बेस्ड। अब ये देखें ना, इसके साथ कोई एडिमा नहीं है, तो जब मेटास्टैटिक हो उसमें तो एडिमा होगा। मेटास्टैटिक लीजन हमेशा कहाँ होता है, या तो लोकल मेटास्टेसिस होगा या जो है ना थ्रू एम्बोलिज्म होगा, तो मेजर वेसल के टेरिटरी में होगा, तो ये तो मेजर वेसल के टेरिटरी में भी नहीं है। तीसरी बात ये कि इसके बोन को देखे तो ठीक है, स्कैन पे इसका बोन ठीक लगता है, लेकिन एमआरआई पे आप आ जाएं, जिस तरह सर ने पूछा, तो एमआरआई में ये देखे तो यहाँ पे बोन हाइपरस्टोज है। जब ये इसको डिस्क्राइब करेगा तो वही फॉर्मेट की जी साइट ऑफ लीजन, साइज ऑफ लीजन, फिर नंबर ऑफ लीजन, फिर साइड ऑफ लीजन, फिर लीजन का टेक्सचर इसने बताना है, और फिर सराउंडिंग ऑफ द लीजन। इसमें जो आपको मेनिस्कस साइन या जो जिसको हम फ्लिप साइन कहते हैं वो नजर आ रहा है, लेकिन दिस लीजन बेस्ड बेसिकली एट करून सूचर। अगर आप देखें तो करून सूचर से
ये 60% इंटीरियर है और ये 40% पोस्टीरियर है, और बोन इसका है पर स्ट्रोक से इंटीरियरली ज्यादा, पोस्टीरियरली नहीं। इसका मतलब इसकी ब्लड सप्लाई मेनली इंटीरियर टू दी मोटर स्ट्रिप से आ रही है। ये जो करोनल सूच सारी, ये करोनल सूचर है, इससे इंटीरियर इसकी ब्लड सप्लाई है। इसमें ड्यूरल टेल है थोड़ा सा, लेकिन इसके और कट बताएं, वो जो करोनल से वो है वो दिखाएं जरा। अच्छा, इस पे आ जाएं। इसने जरूर कमेंट्स करना है सिजिटल साइंस पे, कि इसका सिजिटल साइंस पैटर्न है कि ये थ्रोम्बोज्ड है कि ये अक्लूडेड है। ठीक है, बहुत जरूरी होगी मेरे लिए। और ये जो रिम ऑफ द ब्रेन टिश्यू ये आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये रिम अगर इसको नजर ना आए तो इसका मतलब है ये पैरासेजिटल में आएगा, और अगर ये रिम नजर आए तो इसका मतलब है ये पैराफॉक्स है। तो ये मेन पॉइंट होगा कि साइनस का ठीक है, ये थोड़ा सा रिम ऑफ द ब्रेन, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक क्या नाम देंगे इसको, कि एक लीफ सा है, इसको इज कवरिंग ए शीट ऑफ द ब्रेन या लीफ ऑफ ब्रेन या पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज कवरिंग ए ट्यूमर, कोई एडिमा नहीं है। ये कहते हैं मेटास्टेटिक है। तो खुदा के लिए अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक कंफर्म हो तो अब खामखा क्यों दूसरा बताते हो? इसने शुरू में ठीक बताया कि मेनिंजियोमा है, दूसरा ये सही बताया कि ये हेमिंजियोपेरिसाइटोमा है। अब जब मेटास्टेटिक इसने कहा तो वो तो और साहब ठीक है, उसको 3 या 4 नंबर देगा एट द लिस्ट ऑफ द बॉटम में ये मेंशन करेगा। लेकिन अगर इसको ये एन्यूरिज्म कहें, या अगर इसको फिर ये ग्लायोमा में डालें, या अगर इसको फिर ये ट्यूबरकुलोमा कहें, तो मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव मार्क्स इसको मिले थे वो नेगेटिव में चले जाएंगे। ये बड़ी जरूरी बातें होती हैं। जब ये ऐसी अल्फाज इसके मुंह से निकलेंगे तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी या क्रेडेंशियल को जो है लूज करेगा। और इमेज है इसके, इसने जरूर बताना है कि इसका कार्पस कैलोजम कहाँ है, वो दूसरा सिजिटल बताएं जरा प्लीज। अच्छा सर, इनको बताएं कि ये इस केस में पास हो रहा है या फेल हो रहा है, क्या इसकी जो परफॉर्मेंस आप लोग वो बता दूंगा, ये क्लियर हो जाएगा। जी सर, आपके पास फिर कार्पस कैलोजम के बारे में जरूर इसने बताना था या मैंने पूछना था, और फिर कैलोजल सल्कस के बारे में कि इसमें कौन से स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि व्हेन ही इज ऑपरेटिंग ऑन दिस पेशेंट तो ही हैज टू लुक आफ्टर द साइनस नंबर 1, जैसा सर ने पूछा। पास के बारे में सर ने पूछा, नीचे इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगी और फिर कार्पस कैलोजम होगा, और ये जो रिम ऑफ द टिश्यू ब्रेन इस पे पड़ा हुआ है, इसके साथ ये क्या करेगा। एंजियोग्राम आपने दिखा दिया, वीनस एंजियोग्राम, ये तो इसने डिस्क्राइब किया। फिर आप आ जाए इसकी, देखो एंजियोग्राम में इस तरह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसका मतलब इसका साइनस पैटर्न है। लेकिन इसका अगर मैं एपी व्यू देख लूं एंजियोग्राम का, तो वो ये दिखा देगा कि इसके वीनस ड्रेनेज किस तरह है। स्ट्रिप्स ऑफ सर्जरी पे आ जाएं तो इसके डायग्नोसिस यही 2 बनते हैं या मैक्सिमम 3 बनेंगे, इसने लिस्ट नहीं बताना है। लेकिन जब ये सर ने पूछा आगे इससे कि अच्छा, जिसने कहा कि ये ट्यूमर में ब्लीड भी हो सकता है, तो इसने फिर कभी वाली बात की, इसने जो है ना वो शायद खा लिया, अब इसको मुसीबत पड़ गई, इसमें ब्लीड कहाँ से आ गया। अच्छा, फिर सर ने पूछा कि कौन कौन से ट्यूमर है जिसमें ब्लीड होता है, तो जब आप डायग्नोसिस बता दिए कि मेनिंजियोमा है, हेमिंजियोपेरिसाइटोमा है, और फिर आप ब्लीड के ट्यूमर जो आपके पास मेलानोमा वाले हैं, कोरियोकार्सिनोमा के हैं, मेटास्टेटिक हैं, तो फिर ये अभी आपके क्रेडेंशियल शुरू में जो बने थे वो आप इस हिसाब से लूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट पे आ जाएं आप। मैनेजमेंट में इसने काउंसलिंग वाली बात की, वो हम मान लेते हैं। प्री ऑपरेटिव वो प्रिपरेशन, वो रात को जिस तरह भी वीएम रखते हैं, ब्लड अरेंज करते हैं, सर्जिकल टूल्स बताते हैं, कंसेंट लेते हैं, एनेस्थीसिया, फिटनेस, वो चीजें बता दी, वो ठीक है। अब इस पे अगर मैं खुद हूं तो रेडियोलॉजिकल लैंडमार्क का मैं जरूर पूछूंगा कि हाउ ही इज गोइंग टू मेक ए इंसिजन, इसमें इंसिजन इस तरह किस तरह बनाए हैं। फिर दूसरी बात ये थी कि इसने इसको मेफील्ड में फिक्स करना था, और सर ने फिर बार बार पूछा कि जब ये ट्यूमर हटाएगा इसने ड्यूरल फ्लैप किस तरह बनाना है। ड्यूरल फ्लैप बना दिया इसको इसने। ड्यूरल फ्लैप बनाने के बाद ड्यूरल फ्लैप को कहाँ किस साइड से बनाना था और ये किस साइड पे ये उसको जो है इवर्ट करेगा फ्लैप को, इस ब्रेन के साथ नीचे क्या करेगा, और ये ट्यूमर को इंटरनली डिबल करेगा कि ये ट्यूमर इंट्रोडक्ट निकालेगा। ठीक है, जिस तरह मेनिंजियोमा का फॉर्मेट बताते हैं कि जी यू डाइसेक्ट और फिर यू डीड्रेस और फिर डीवास्कुलराइज और फिर डिटैच और फिर एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन की बात आती है। इससे जो पूछा गया
कि इसके कॉम्प्लिकेशन, ये खुद कहते हैं कि इसमें सीसेप लीक के चांसेस कम है, लेकिन फिर बताता है तो खुदा के लिए जो चांसेस कम हो वो फिर ना बताएं। सीसेप लीक तब होगा जब व्हेन यू आर ओपनिंग ए सिस्टर्न और फिशर या वेंट्रिकल ओपन होता है, और सुप्राटेंटोरियल में तो लीक के चांसेस बहुत कम पड़ जाते हैं। लेकिन जब फिशर ओपन करते हैं, बेशक सिस्टर्न ओपन करते हैं या वेंट्रिकल ओपन हो जाए, तो फिर सीसेप के चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं खोलते तो सिर्फ सल्कस ओपन से तो सीसेप चांसेस बहुत कम होते हैं। वैसे भी हम नोट करते हैं कि सुप्राटेंटोरियल एरिया में अगर आप ड्यूरा बंद भी ना करें तो फिर भी चांसेस बड़े कम होते हैं अगर पेशेंट को हाइड्रोसेफलस ना हो। ठीक है सर। अच्छा, हेमरेज तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सर ने पूछा कि कितने परसेंट, तो मेरी तरफ से ये गुजारिश होगी कि इफ यू नो द लिटरेचर एग्जैक्टली वो तो बता दें, अदरवाइज आपकी जो अपनी ऑब्जर्वेशन होती है वार्ड में, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ वार्ड, कि कितने परसेंट केसेस में आपने देखे हैं कि आपके प्रोफेसर ने मेनिंजियोमा हटाया है और उसमें वो बने हैं, हेमाटोमा बने। ये सब ने जो पूछा कि हिच आप लगाते हैं तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पे मैं अपने लड़कों से पूछा तो कहते हैं कि जी लेस देन 1%। एक दूसरे ने जवाब दिया कि 1 to 5%। तो मेरे ख्याल में ये जवाब एक्सेप्टेबल होगा इफ यू डोंट नो दी एग्जैक्ट आंसर। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट सर ने पूछी कि अगर साइनस स्वाप ने लाइगेट किया तो क्या होगा। तो ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल टीचिंग है कि इंटीरियर 1/3 सेफ है, मिडिल 1/3 प्लस माइनस है, पोस्टीरियर 1/3 कंट्राइंडिकेटेड है। लेकिन इंटीरियर 1/3 में भी ऑलमोस्ट 30% कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मिडिल 1/3 में 60% हो जाती है, और ये पीछे तो बिल्कुल ज्यादा हो जाती है। ये थोड़ा सा वो था कि इसमें मेरे ख्याल में मेरी तरफ से एक बात ये होगी कि सम पीपल दे में इंजेक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस तरह मैं करता हूँ खुद, लेकिन वो कन्विक्सिटी में करता हूँ, डीप सीट में कभी नहीं करता। तो इट मेक द वेसल द ट्यूमर डीवास्कुलराइज और उसकी डिसेक्शन अच्छी हो जाती है। अब इस डिस्कशन के बाद कैंडिडेट को हम हक देते हैं कि अपने आप को क्लियर कर लें। मैंने अपने लड़कों से पूछा कि या ये पास हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में इसको अगर 10 सेगमेंट हो तो इसको 7 में मैं एडिक्वेट दूंगा और 3 में तो इनएडिक्वेट दूंगा, और जब इसको एडिक्वेट और इनएडिक्वेट मिल जाए तो ये मेरे ख्याल में जो इनएडिक्वेट इसको 3 मिलेंगे, ये एडिक्वेट को कंपेंसेट नहीं करेंगे। ही हैज टू गेट थ्रू एटलीस्ट एडिक्वेट इन ऑल सेगमेंट। अगर इसको 1-2 इनएडिक्वेट मिले तो 1-2 इसको गुड मिलने चाहिए थे, तो तब इसका ये लंग केस पास होगा। मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट केस सर शुरू कर लें। एक ही केस हम नेक्स्ट करेंगे सर, वो मुमताज साहब और मसूद साहब दोनों सर उसको कर लें। तो ये द कैंडिडेट इज डॉक्टर अनुम, ही इज फ्रॉम फैसलाबाद। डॉक्टर अनुम आप हैं? Yes, sir. Can you hear me, sir? जी जी बिल्कुल। अभी हम केस शुरू करें नेक्स्ट। इसमें मुमताज साहब और मसूद साहब दोनों सर इसमें एग्जामिनर होंगे। ये उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, बाकी जिस तरह सर ने बताया अपनी हिस्ट्री खुद जो है ना उससे चीजें पूछनी है और अपने खुद डायग्नोस करना। हम कंप्लीट हिस्ट्री आपको नहीं दे सकते, आपको हमने 2 पॉइंट्स दे दी, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है सर। सॉरी लाल साहब, जी सर। मुझे जरा एक थिएटर जाना है तो आई विल बी लीविंग, सो आई विल लीव इट फॉर डॉक्टर मुमताज। अब बीच में आप कर सकते हैं, मुमताज साहब होंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। Sir, first of all, I will greet my patient and then I will ask permission for the examination as well as for history taking. अच्छा, ये मरीज आपके सामने है, मरीज आपके सामने डॉक्टर फरूख है, आप उससे पूछ सकते हैं जो चीज आपने पूछनी है, लेकिन तो पॉइंट जरा सर ने बता दिया आपको। ठीक है यस जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बता सकते हैं आपकी गर्दन में दर्द किस जगह पे है? गर्दन में ये पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है। पीछे वाले हिस्से में दर्द। अच्छा, ये अचानक शुरू हुआ था या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ था? ये अचानक शुरू हुआ था, फिर बढ़ता गया। अच्छा, पहले से बढ़ता जा रहा है ये। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि गर्दन का दर्द ये किसी और जगह बाजुओं वगैरह में भी जाता है आपके, या किसी इस सिर्फ गर्दन में रहता है? ज्यादातर गर्दन में ही होता है। गर्दन में ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसकी शिद्दत कितनी है? आपको ये गर्दन का दर्द रात के टाइम सोने से तो नहीं जगा देता रात को? नहीं, इतना नहीं होता, कभी कभार होता है, वरना ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ये गर्दन को हिलाने जुलाने से बढ़ता तो नहीं है? जी, उससे बढ़ता है थोड़ा। ठीक हो गया। अच्छा, अब कमी किस तरह होती है इसमें? कोई लेटने से या आराम करने से कमी हो जाती है? थोड़ी बहुत कमी होती है, वरना इससे ज्यादा नहीं होती कमी। अच्छा अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपको चलने का मसला 6 माह से शुरू हुआ है, ये गर्दन के दर्द के साथ ही शुरू हुआ था? नहीं, उसके बाद
गर्दन का दर्द पुराना है, पहले से है। अच्छा ठीक है गर्दन। अच्छा अब मुझे बताइएगा कि आपको बाजुओं में किस किस्म की कमजोरी महसूस होती है? हाँ, हाथों में थोड़ी सी है कमजोरी। अच्छा हाथों में थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक है। ये भी गर्दन के दर्द के साथ ही शुरू हुई थी? नहीं, वो बाद में शुरू हुई। बाद में शुरू हुई थी, और चलने फिरने में मुश्किल जो है वो उसके बाद से शुरू हुआ था? जी। ठीक है। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी टांगों में किसी किस्म का खिंचाव वगैरह तो नहीं है? नहीं, ऐसा खिंचाव तो थोड़ा होता है। अच्छा थोड़ा सा खिंचाव रात महसूस में होता है, कितने? जी। ठीक है। अच्छा कितने कदम चल लेते हैं कि मसला शुरू हो जाता है किस तरह का, ऐसा या हर वक्त ही रहता चल नहीं पाते, में उससे वॉकर लेना पड़ता है। है? ठीक हो गया, वॉकर से चोट चल। लेनी पड़ती है जी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपका जिस्म का कोई हिस्सा, बाजू वगैरह या टांगों में कोई सुनपन तो नहीं महसूस होता आपको? उंगलियों में होता है। उंगलियों में सुनपन महसूस होता है, ठीक हो गया। अच्छा इसमें आप मुझे बताइएगा टांगों में कोई ऐसा सुनपन वगैरह नहीं है? नहीं, टांगों में ऐसा। टांगों में सुनपन नहीं है। अच्छा उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको जिस्म के ऊपर के हिस्से में किस जगह पे सुनपन महसूस होता है, खास कोई ऐसा हिस्सा बाजुओं में और हाथों में से? नहीं, बस उंगलियों में होता ज्यादा। उंगलियों में ज्यादा होता है। कोई इस तरह का मसला नहीं होता, मसला कि कुछ किसी जगह पे आपको होता हो महसूस ज्यादा और किसी हिस्से में बाजू के ना महसूस नहीं नहीं, होता हो? ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई आपको चोट वगैरह तो नहीं लगी इससे पहले कभी, कोई नहीं, गर्दन की चोट नहीं चोट लगी। वगैरह? जी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा आप मुझे बताइएगा कि आपको इसके गर्दन के दर्द के साथ किसी किस्म का बुखार वगैरह, हल्का या तेज बुखार? जी नहीं। नहीं हुआ, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा कि किसी किस्म की कोई गर्दन पे कोई इन्फेक्शन या कोई इस तरह का निशान वगैरह, कोई चीज चुभी हो, कोई इस तरह का मसला? जी नहीं। नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा आपका वजन तो नहीं पहले से कम हो रहा, जी नहीं। वजन कम होना? नहीं। ठीक है। अच्छा कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आपको कोई चीज मसलन कुछ खाना पकाते हुए कोई चीज गर्म करते हुए आपके हाथ जल जाते हैं और आपको महसूस ना होता हो? नहीं, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये कि कभी कभार कुछ लग भी जाता है उंगलियों में। ठीक हो गया, चलें ठीक है। अच्छा इन सारे अलामात के साथ आपको किसी किस्म का सर में दर्द कोई रहता हो? सर में दर्द तो नहीं, बस ये गर्दन और जो पीछे वाला सर के हिस्से में होता है दर्द बस। ठीक हो गया। अच्छा सर का और गर्दन का दर्द जो है वो खांसी करने से बढ़ तो नहीं जाता आपका? जी, बढ़ जाता है कभी कभार। बढ़ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी सर, सर दिस इज माय टारगेटेड हिस्ट्री, सो सर आई वुड लाइक टू ये जो आपकी सॉरी। तबीयत के नेक पेन इन वॉकिंग, ये दो बातें हैं ना मैन? यस सर। ये दो बातें तो आपके ज़हन में क्या आता है? Sir, in this patient, sir, with 2-year history of neck pain and walking difficulty, as well as sir upper limb weakness, sir, this is maybe a sir craniocervical junction pathology, sir. अपर लिंग वीकनेस तो नहीं है, तो आपने हिस्ट्री में बता दी, ठीक है। क्या Yes, आपके sir. ज़हन में आता है? Sir, craniocervical junction pathology, sir. No, how you can say craniovertebral junction pathology? क्योंकि Sir, because sir, craniovertebral junction pathology उसमें नेक पेन होता है craniovertebral junction pathology? sir, neck pain, sir, patient has a occipital headache, sir, associated with this sir pain, and this is worsening as with coughing and other Valsalva maneuver, sir. So, sir. occipital headache नहीं था? अभी इसने बता दिया कि occipital headache तो नहीं है। सर पेशेंट सेइंग के है सर ऑक्सीपिटल हेडेक, नेक गर्दन के पीछे हिस्से में और उसके सर के तो पास सर। इसमें भी अच्छा चले। अच्छा तो you think this is a craniovertebral junction pathology? Can it be Yes, sir. subaxial pathology? ये subaxial हो सकती है? सर सब एक्सियल सर इनके ऐसा सर पेशेंट हैज maybe sir neck pain may be associated with difficulty in walking, sir. But sir in subaxial pathology, sir, more weakness as compared sir is should be there, sir, in both upper limbs as well as in the lower limbs, sir. It is only sir slight numbness, sir, but sir weakness as such prominent नहीं है, sir. अच्छा तो आप कहते हैं कि बस ये एक डायग्नोसिस है आपकी ज़हन में, craniovertebral junction pathology? Yes, sir. अच्छा तो कौन से पॉइंट्स है which through which you can differentiate it from the subaxial pathology? Yes, neck sir. pain Sir, बंदे difficulty in walking है? yes, sir. Sir, इसमें sir सब exit pathology sir may sometimes sir involve sir whole of the upper limb as well as the lower limb, sir.
and there is more involvement of the sphincter, sir, in subaxial cervical spine pathology, sir. इस केस स्फिंक्टर ठीक थे? Yes, sir. आपने स्फिंक्टर का पूछा था? Sir, sphincter, sir, sorry, miss कर गया. नहीं पूछा. Can he walk without support or with support? Sir, he can walk with support, sir. Yes, sir, he can walk with support, sir. अच्छा. और इसका गेट के बारे में आपने पूछा था कि किस तरह कर रहे हैं? Sir, gait, sir, ये sir walk कर सकता है, but with support, sir, there is no history of any fall, sir. Sir, वो मैं फिर sir confirm कर लूँगा अपने examination पे, sir. Initiating diagnosis आपका बन गया कि ये craniovertebral junction pathology है. Yes, sir. तो ये stable type है कि unstable type? Sir, it would sir, since the patient, sir, can walk, sir, so it is more, and patient is young age, sir, it is stable type of pathology, sir. So can you name the stable craniovertebral junction pathology? Sir, since patient is, sir, young, and sir, it may be like, sir, carry malformation, sir. तो carry malformation में neck pain होता है? Sir, neck pain, sir, posterior occipital headache, sir, may be associated with neck pain, sir. इसमें carry malformation में या with syrinx के without syrinx आप इधर में क्या? Sir, with syrinx, sir, since patient has numbness and, sir, upper limb, sir, sensory patchy distribution, sir. अच्छा, वो syrinx के नहीं है. आपने Sir, पूछा था कि situated yes. area उस चीज़ ये पूछा तो नहीं था. So you think this is okay? चलो examination बता दें इसमें दिक्कत. सर आपकी आवाज बीच में कटती है सर. Examination बता दें जरा. Examination बता दें please. Sir, my examination, sir, I would. Yes, sir. Sir, I would start my examination for general physical examination, taking patient BP, pulse, and. इसको दिखा दें कि क्या क्या examination finding क्या थे. हम दिखाएं सर? जी हाँ, आप दिखा दें. चलिए ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. ठीक है? Yes, sir. Movement are slightly restricted. Power Yes, इसका sir. 4/5 है which is spastic. Reflex इसके ब्रेस्ट से implanter आप गोएंगे. इसको आप Yes, sir. कंप्लीट करने से examination को. Yes, sir, I will, sir, check the upper limb tone, sir, in this case, and sir, as well as power in all the four, power in upper limbs, as well as any atrophic changes in the upper limb, and then, sir, I will go for the reflexes. I will check the reflexes Hoffman, sir, and then, sir, I will move sensory distribution in all the dermatomes of upper and lower limbs, sir. Then I will, sir, move to the. जो इसमें deficient है वो बता दें. यस सर. सर इसमें पावर सर में है, और सर इसकी सर मैं चेक करूंगा. सॉरी सर, टोन में स्पेशली इसकी असेस करूंगा सर लोअर लिम्स की. उसके बाद सर लोअर लिम्ब में सर गेट असेस करूंगा, और सर अपर लिम्ब में सर देन आई विल मूव टू द सर क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, स्पेशली सर लोअर क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन सर मैं एग्जामिन करूंगा. इसमें सर 9th and 11th आई विल गो फॉर द गैग रिफ्लेक्स, एज वेल एज सर आई विल चेक द पोजीशन ऑफ द यूवुला. तो ये चीजें तो आपने हिस्ट्री में पूछी नहीं सर. वो मेनली सर इसमें हम एग्जामिनेशन पे सर फोकस कर लेंगे उसके साथ सर, टाइम शॉर्ट के वजह. जो आपने पूछे नहीं थे वो आप किस तरह एग्जामिन कर रहे हैं सर? आपने क्रेनियल नर्व्स के बारे में पूछा नहीं था. यस और सर. अभी एग्जामिन कर रहे हैं. इस एग्जामिनेशन में क्या डिफिशिएंसी है ये जो बताया गया है, इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं? सर इसमें सर मैं एक सर सर क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन सर, और साथ में सेरिबेलर सर एग्जामिनेशन सर इसमें करूंगा सर लास्ट में. सेरिबेलर ऐड करेंगे, और क्या ऐड करोगे? यस सर. सर उसके बाद सर सेंसेशन सर बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब सर इसमें ऑल सर वो मैंने सर आपको बताया, और क्रेनियल नर्व्स हैं, और साथ में और सर इसमें सर फंडोस्कोपी सर हम कौन से करोगे? सॉरी सर. सर्वाइकल स्पाइन के मैन्यूवर्स कौन से हैं सर? इसमें सर हम स्पर्लिंग सर कर सकते हैं सर. लुक फॉर कौन से हैं सर्वाइकल स्पाइन के? सर स्पर्लिंग मैन्यूवर सर, हॉफमैन स्पर्लिंग मैन्यूवर है सर. इसमें ओवरहेड एब्डक्शन, मैनुअल एब्डक्शन टेस्ट सर हम इसमें कर सकते हैं सर, फॉर लुकिंग फॉर पैथोलॉजी सर इन द नेक सर. इसमें करोगे सर? पेशेंट सर, सिंस द पेशेंट हैज सीवियर पेन सर हम इसमें पेशेंट को कहेंगे खुद अगर सर करके बता सकता है तो सर हमें बता दे सर. सीवियर देयर में भी चांसेस ऑफ
में आप मैन्यूवर्स करेंगे कि नहीं? अगर नो करोगे सर, तो submit करोगे? सर इट इज अ पेनफुल सर, सो सर मैं इसको नहीं सर नहीं करूंगा। तो कौन से कंडीशन है जिसमें आप इसमें remove करोगे? सर एनी रेडिकुलोपैथी सर, उसको हम रूल आउट करने के लिए सर हम स्टर्लिंग पेन करते होता है, रेडिकुलर पेन नहीं होता। हैं। आप कहते सॉरी हैं कि सर, पेनफुल कंडीशन में, आप कहते हैं कि पेनफुल कंडीशन में मैं मैन्योर नहीं करूंगा। सर बाइलेटरल सर वीकनेस है सर साथ में एसोसिएटेड, इट मे बी सर शोज देयर इज माइलोपैथी सर। तो जब माइलोपैथी है तो कौन सा मैन्योर करोगे? सर ली हर्मीज साइन सर हम इसमें कर सकते हैं सर, वो आपने तो नहीं बताया मुझे इसमें एग्जामिनेशन में। यस सर। तो उसका होपमैन के बारे में इनके क्या ख्याल है? सर हॉफमैन सर मैंने बताया था कि हॉफमैन सर हम इसमें करेंगे, तो हॉफमैन सर बाइलेटरली सर इसमें हॉफमैन सर पॉजिटिव होगा सर इसमें। अच्छा Yes. अच्छा, इसमें रंबर्गिज्म करोगे कि नहीं करोगे? सर सेरिबेलर रिलेटेड टू सर सेरिबेलर सर हम इसमें रोम्बा सर टेस्ट इसमें करेंगे सर सेरिबेलर को रूल आउट करने के। तो आप सेरेब्रल एटेक्सिया को ये सेंसरी एटेक्सिया से किस तरह डिफरेंशिएट करोगे? सर cerebellar sir ataxia is sir sensory ataxia develops when the patient closes his eyes sir, नहीं नहीं and well and sir cerebellar ataxia sir in both closed and open eyes sir patient tends to fall. तो सेरेब्रम और ये सेंसरी समझ नहीं है आपकी बात की मुझे। ये Sir, सेरेब्रल एटेक्सिया है yes sir cerebellar जी sir cerebellar ataxia patient sir patient will fall either eyes open or closed sir, and in case of sensory ataxia patient falls when the eyes are closed sir. इसकी रीजन क्या है? सर पेशेंट कंपनसेट करता है सर इन केस ऑफ द सेंसरी एटेक्सिया सर, पेशेंट कंपनसेट विद ओपन आईज एंड सर फ्रॉम सराउंडिंग सर ये अपनी बैलेंस को सर कंपनसेट करता है। आप और जो इसमें प्रोप्रियोसेप्शन देखोगे कि नहीं? यस सर प्रोप्रियोसेप्शन सर लोअर नहीं बताया जॉइंट पोजीशन का क्या होगा? पोस्टीरियर कॉलम में क्या क्या आता है? पोस्टीरियर कॉलम बता सकते हैं मुझे? यस सर पोस्टीरियर कॉलम सर position of vibration sir, 2 point position of vibration sensation sir, and joint position. तो ये मुझे एग्जामिनेशन Yes sir. एग्जामिनेशन में तो स्टीरियोग्नोसिस करोगे इसमें? सर स्टीरियोग्नोसिस का सर इसमें सर सर आई थिंक देयर इज सर नो रोल ऑफ स्टीरियोग्नोसिस नो जी। और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या ख्याल? यस सर उसका भी सर हमें सर जरूरत नहीं है इसमें। जरूरत नहीं। और सेडल एरिया देखना है अपने इसका? सॉरी सर सेडल एरिया देखना है कि नहीं देखना है? सैडल सर पेशेंट अपर लिम्ब बोथ इन्वॉल्व बोथ हाँ जी। अच्छा चले, तो एग्जामिनेशन आपका पूरा हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जामिनेशन, आपके ज़हन में क्या आता है कि नहीं वही सर, बात है आपके ज़हन में? सर मैं अपने सर कैरी माल फॉर्मेशन सर मेरा फर्स्ट टैग सर डिफरेंशियल होगा सर। सर उसके बाद सर सिंस सर मैं सेकंड सर मे पेशेंट यंग एज है सर, मे बी सम सर्वाइको जंक्शनल सर्वाइको मेडुलरी ट्यूमर सर, एंड सर थर्ड मे बी सर ये इसका जो पावर वीक है, ये देखो ना स्पास्टिक है, इसका पावर वीक है विद 4/5 in all limbs. ठीक है? Yes, How sir. you differentiate weak of extrinsic pathology from intrinsic pathology? ये कार्ड के अंदर पैथोलॉजी हो Yes, sir. या कार्ड के बाहर पैथोलॉजी हो, किस तरह डिफरेंशिएट करोगे? Sir, intrinsically, sir, patient presents with more weakness in the both upper and lower limbs, sir. Sir, myelopathy, sir, may be more prominent as compared to sir lower. In case of extrinsic pathology or cervical disc, sir, there may be less. Patient has less aggressive sign symptoms, sir. अच्छा चलो इसको आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन दिखा देंगे हमारे साथ। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? डायग्नोज आपका वही है बस जो शुरू में आपने बनाया था। कौन से? Yes, sir. Sir, MRI, sir, cervical spine with craniocervical junction, sir, with and without contrast, sir.
ये क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन में कौन सा एरिया आता है? Sir, it includes the cerebellar, sir, as well as sir whole of the sir brainstem area, sir, pons and pons, medulla, and sir upper cervical spine, sir. आप स्कैन करोगे कि एमआरआई करोगे? सर MRI सर इसमें। अच्छा, एमआरआई करोगे तो दिखा दे सकते हैं प्लीज? ठीक है। इस सर पहले हमारे पास एक्सरे है। चले, एक्सरे है। कैन यू डिस्क्राइब दिस एक्सरे? Sir, it's an X-ray cervical spine, sagittal X-ray cervical spine lateral view showing C2-3 as well as slight anterior subluxation of C2 over C3. But otherwise, there is no prominent reduced in the disc spaces. Foramens are open, and there is no any fracture is also. So there is no fractures are seen. अच्छा, तो आपके ख्याल में ये नॉर्मल, ये क्या चीज है डॉक्टर साहब? ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या चीज? सर ये कर्सर जिस पे मैं फिरा रहा हूँ, ये क्या है? नजर आ रहा है आपको? यस सर। क्या है सर? सर ओडोंटाइट सर टेप है सर ये, और सर इसमें यार ये दे दे ये सर ओडोंटाइट टिप सर इसमें। नो ठंडा तो चले यार, यस सर। सर चलिए ठीक है, यस आगे दिखा दें सर इसको। आपकी आवाज कट रही है। जी जी। क्या तो आपके ख्याल में ये कौन से रेडियोलॉजिकल लाइंस हैं थ्रू व्हिच यू कैन डायग्नोज ऑन प्लेन एक्सरे? वो लाइन के नाम आपको आते हैं? सर anterior vertebral line, sir radiological x-ray sir, anterior vertebral line, posterior vertebral line sir, spinolaminar और जंक्शन। यस सर। सर जंक्शन पे आपकी डायग्नोसिस है आर्नर क्यारे malformation? यस सर। तो अब इसमें इस लुकिंग टू द एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन कौन सा रेडियोलॉजिकल लाइन है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस मे बी फेवरिंग योर डायग्नोसिस? सर इट इज बेसिकली सर हम MRI पे अंदाजा लगाएंगे उसके कि फोरामेन मैग्नम से सर टॉन्सिलर हर्निएशन बिलो सर कितना है फोरामेन मैग्नम से। नहीं, आपको जो क्वेश्चन करें, जो डिफरेंट लाइंस हैं उसके नाम बताइए, कौन कौन से लाइंस हैं और किस तरह? सर उसमें सर मैकग्रेगर्स लाइन सर होती है सर, चैम्बरलेंस लाइन और सर वेकनहाइम स्टाइवल लाइन सर। अच्छा, तो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? सर these are sir basically sir these are important for sir important for foramen magnum junctional pathology sir. If there is any sir जो सर मैकग्रेगर लाइन है सर, इट इज बिटवीन द थर्ड पैलेट और सर उसके बाद इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ओपिस्थियन सर। उसके सर बिकॉज बेसिक सर इसमें यस सर मेरी बात सिंपल क्वेश्चन ये है कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सर ओडोंटाइट टिप की सर इसकी लोकेशन के वाइज सर दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर ओडोंटाइट की लोकेशन के लिए सर विद रेफरेंस। सॉरी सर। अच्छा चलिए दूसरा दिखा दें सर इसको। इसको कितना डिस्प्लेसमेंट आप कह रहे थे ना कि यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है? यस सर। इस एरिया पे ये C3 कितना डिस्प्लेसमेंट सिग्निफिकेंट होता है? सर above सर mastoid line सर by mastoid line से सर देखिए जो आपसे जो पूछ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये मार्कर है, यहाँ पे जो डिस्टेंस बता रहे हैं कितना सिग्निफिकेंट होता है आपके लिए? सर more than 4 mm सर above this line सर। जी चलिए आगे दिखा तो भाई। और दिखाएं सर आपको फिल्म में? जी हाँ, फिल्म दिखा दें। ये उसका MRI है ये। चलें जी, ये डिस्क्राइब करने जरा प्लीज। यस सर। सर MRI से T1 weighted sagittal view without contrast of the patient
showing slightly angulation of the odontite tip towards the brainstem, sir. With Yeah. otherwise, yes, sir. It is with anterior atlantoaxial interval is more as compared to the posterior atlantoaxial interval, sir. ये cerebellum पे थोड़ा कमेंट करें, ये cerebellum पे थोड़ा कमेंट कर लें, cerebellum में आपको क्या नजर आता है? Sir, cerebellum, sir, posterior fossa is tight and small, and there is no, sir, cerebellar tonsillar herniation present, sir. cerebellum आपको ठीक नजर आता है? Sir, there is, sir, sir, slight posteriorly, sir, displaced, लेकिन sir इसमें otherwise tight, sir, हम कह सकते हैं कि tightly है posterior fossa, इस वजह से sir slight posterior displace है. इसमें आप मुझे ओपेसियन और बेजियन दिखा दें जरा. कंट्रोल आपको हम कंट्रोल दे रहे हैं. अच्छा सॉरी सर, मैं मोबाइल पे सर यूज कर रहा हूँ, उसमें कंट्रोल. जी सर. सर, posterior margin of the foramen and magnum, sir, this is opistheon, sir, and anterior margin is the sir bezion. वो बेजियन है. Yes. चलो, तो ये डायग्नोज क्या बन गया आपको? Sir, it is basically, sir, case of basilar invagination, sir, causing compression over the brainstem, sir. Basilar invagination? Yes, sir. अच्छा, तो इसमें तो आपको ACM नहीं है? Sorry, sir. ACM तो नहीं है? नहीं सर, ACM नहीं सर. ये पैथोलॉजी स्टैटिक है कि डायनामिक है? Sir, sir, it is basically, sir, sir, two types of, sir, इसकी pathologies हैं सर. इसमें सर basic instability. Yes. ये स्टेबल है अनस्टेबल? सर अनस्टेबल सर पैथोलॉजी है इसमें सर, ये इस वक्त इसकी. तो आप तो शुरू में कहते कि स्टेबल पैथोलॉजी है, मुझे बता रहे सर. वो हिस्ट्री पे थोड़ा सा इसको किस तरह मैनेज करेंगे? सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई वुड, और फिल्म में है वो दिखाओ सर, दिखा दें प्लीज. इसका ये सीटी स्कैन है. यस सर. सर इसमें सर मैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं इसको टाइप को रूल आउट करूंगा. इज इट वेदर इट इज टाइप 1 और टाइप 2 सर. टाइप सर उसके अकॉर्डिंगली सर मैनेज करूंगा. इन केस ऑफ सर टाइप 2. यस सर. टाइप एंटी सर टाइप 1 एंड सर टाइप 2 सर. वो क्या होता है? किस सर बेजिलर इन्वेजिनेशन सर. सर यस सर. इफ द sir, if the odontite tip in case of type 1 sir, odontite tip is above the Chamberlain lines and uske baad sir above below the Wackenham and Cliver line, while in sir type 2 these are it is both above the Chamberlain line as well as the Wackenham Cliver line sir. Sir uske sorry sir, ये कौन सा टाइप है? टाइप 1 है कि टाइप 2? सर इसको सर सर स्मॉल पोस्टीरियर सर. इट इज टाइप 1 सर. एंटीरियर atlantoaxial सर इंटरवल सर इसमें ज्यादा है, तो सर इसमें टाइप 1 सर. So when you operate on this patient? Sir, first of all sir I will try to sir, since the symptoms are sir first of all I will try to reduce sir this atlantoaxial subluxation sir with traction sir for 7 to 10 days. And if there is no sir irreducibility sir, then I will consider for surgery sir. So मतलब कि you will operate? Yes sir. Patient is symptomatic sir and young, so sir and is developing myelopathy sir. So sir I will try. I will. तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? Will you operate from anterior or from posterior? Sir, first of all, sir, I will go for try to decompress from sir posterior side, posterior foramen and magnum decompression, sir, from the posterior side, sir. If it is, sorry, sir. Do you think there is decompress? क्यों कर रहे हो? Do you think there is any compression in the posterior fossa? Sir, small posterior fossa, sir. Sir, posteriorly displaced, sir. इसमें room, sir, for canal, sir, to for the sir,
नहीं पोस्ट craving whatever junction between compression नहीं है. देखो you can see this magna फिर पोस्टली से C-SIP भी है और पोस्टली में cerebellum इसके ट्रैफिक पड़ा हुआ है. So why you are decompressing the कोई टेंसल herniated नहीं है. Sir, because sir ventral compression sir इसमें हम cord को ventral compression is more so sir it is difficult to reduce from ventral side. So sir we will try to give some space to the sir brainstem from the posterior side so that it is pathology sir इसमें हम ताकि कंप्रेस करोगे. ये डिकम्प्रेशन में आप कौन सा स्ट्रक्चर हटाओगे? सर इसमें सर मैं सर आई विल गो फॉर सर स्मॉल posterior foramen and magnum decompression and sir then with C1 sir laminectomy and wide sir duroplasty sir इसमें फिर later on same setting में इसमें duroplasty करोगे? yes sir wide duroplasty. तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसकी? सर इनिशियली सर पर ऑपरेटिवली सर इसमें हमारे पास रिस्क ऑफ डैमेज टू द पोस्टीरियर कंपोनेंट सर ड्यूरिंग एक्सपोजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में भी सर वो में डैमेज द वर्टिब्रल आर्टरी सर एंड देन सर लोअर किडनी नर्व्स एंड पोस्टीरियर ब्रेन स्टेम कंपोनेंट में भी डैमेज सर एंड देन सर instability sir risk होता है post operatively sir there is a risk of CSF leak and instability sir and sir for instability I will also sir I am a fixation of the sir of this at this level sir. ये वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से निकलती है? Sir vertebral artery sir enters from the foramen vertebral foramen from C5 or C6 sir and then runs in the upward direction sir upward at the level of C2 sir it curves posteriorly and then sir runs on the back of the superior surface and then sir it enters the intradural sir superior arch of C1 से सर उसके बाद सर ये anterior dura में सर एंटर हो. सर टाइम हो गया सर. तो हमारे पास डॉक्टर अजीज भी हैं, ही इज आल्सो एग्जामिनर. तो डॉक्टर अजीज अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क. आप अपना माइक को अनम्यूट कर लो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वेलकम डॉक्टर अजीज. कोई क्वेश्चन आप करना चाहते क्वेश्चन कर लिए. क्वेश्चंस सर जो वाइवा कंटिन्यू कर रहे थे वही हम गौर से सुन रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग था. और ट्रीटमेंट के बारे में सर ने पूछा था कि क्या करोगे, तो ट्रीटमेंट वाज द मेन इशू इन दिस केस. तो आप कोई अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, कोई क्वेश्चन जो कैंडिडेट से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें उसे. इसमें सिर्फ ये मैं कहूँ कि इसमें जो मैक्रे लाइन है ना, सो बेजियान और ओपेस्टियन के दरमियान जो डिस्टेंस वो भी रिड्यूस है काफी. तो फॉर मैग्नम स्टेनोसिस भी एक कार्ड को कंप्रेस के किंकिंग भी एक कार्ड की वो उसने नहीं बताई थी. बाकी तो मेरे ख्याल में कोई सही कह रहा था. ट्रीटमेंट में मेजर इशू थी, ट्रीटमेंट सही नहीं बताई ट्रीटमेंट कैंडिडेट ने. राइट सर. जी अच्छा वोरा साहब, सर अगर आप कोई पूछना चाहते हैं सर. ये सर वोरा साहब आप कोई पूछना चाहते हैं? अंजुम हबीब वोरा साहब. नहीं है मेरा ख्याल ये है. ये है जी. ठीक है सर. आप कोई मुमताज साहब आपने हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर. आप कंक्लूड करने वोरा साहब कुछ कहना चाहते हैं? वोरा जी सर आपका सर माइक आप अनम्यूट कर लें. वेट कर. जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे तो उसके बारे में. आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, आवाज आ रही है. अच्छा इस तरह है कि जो कैंडिडेट है ना वो ट्रीटमेंट पे तो बिल्कुल ही वहाँ के कुछ मेरा ख्याल में फिसल गया.
तो वो जाके हाँ कह रहे हैं कि posterior fossa is tight और there is a wide space, cerebellum भी hypoplastic है। इसकी T1 पिक्चर्स अगर पता चले तो उसमें जरा ज्यादा पता चल जाएगा माइलोपैथिक चेंजेस हैं कि नहीं क्रेनियोसर्वाइकल जंक्शन पे। तो मेरा ख्याल में इसको जो कैंडिडेट हैं इनको जरा काफी कमजोर है, तो he has to work harder to get through the examination। तो इसका C1 की आँच भी नहीं है जो कह रहे हैं जी मैं लैमिनेक्टमी करूँगा, तो वो भी इतनी डेवलप नहीं लगती इस पे। तो और कोई ऐसी, मेरा तो ख्याल है कुछ कमजोर है कैंडिडेट आपका। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। सर मेरे ख्याल में 2 केसेस आज के लिए 2 केसेस। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है। मुमताज साहब आप कुछ कहना चाहेंगे तो फिर हम उसको वाइंड अप करेंगे। नहीं, इसमें तो देखें ना पोस्टीरियर डिकम्प्रेशन, तो मेरे को इसमें एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेशन लगती है। इसकी पैथोलॉजी इंटीरियर है, जब पैथोलॉजी इंटीरियर हो तो ही इज टू एड्रेस इंटीरियर, अदरवाइज ऑक्सीपिटो सर्वाइकल फिक्सेशन चाहिए ताकि ये ओवर डिस्प्लेस ना हो। और ये कहता है कि मैं पोस्टीरियर डिकम्प्रेस करूंगा कि इफ यू डिकम्प्रेस फ्रॉम द बैक सो द पेशेंट विल डेवलप क्वाड्रिप्लेजिया 100%। और सेकंड ये कि probably he will stop breathing, he will go on the ventilator। So any approach through which you can add neurology to the patient, या the previous condition deteriorates, probably that is not a good approach। तो मेरे ज़हन में तो ये कि इसको अगर वो करना है तो one can go for C1 C2 fixation, इसको अगर रिड्यूस कर दिया जाए, या अगर वो नहीं कर सकता तो बेटर टू डिकम्प्रेस फ्रॉम द फ्रंट एंड फिक्स फ्रॉम द बैक। और इसमें डिकम्प्रेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तो देखो इसका सिस्टम मिगना कितना बड़ा है, इसका सेरेबेलम हाइपोप्लास्टिक है, इसका फोर्थ वेंट्रिकल भी आपको वाइड नजर आ रहा है। इवन अबव द सेरेबेलम आपको काफी यू कैन सी प्लेंटी अमाउंट ऑफ सी सिप, यू कैन सी द सी सिप लाइन फ्रॉम द, ये जो सिस्टम मिगना है उससे पोस्टीरियरली भी आ रहा है। तो द मेन थिंग इज द क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन, जो आपका मेडुला से जब बिलो द मेडुला जो एरिया है देयर इज किंकिंग बीकिंग इफेक्ट यहाँ पे है, तो इसको एड्रेस करना है। बाकी तो मेरे ख्याल में ये जो अप्रोच बता रहा है दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच। ठीक सर, राइट। बाकी आप कंक्लूड कर लें, आपका क्या ख्याल है? जी सर, मेरा एग्जाम बिल्कुल सर, एग्जाम में मैं अक्सर इन लोगों से एक बात करता हूँ कि एग्जाम में 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि आपने एग्जामिनर की बात सुननी है कि वो क्या पूछना चाहता है, और एंड योर आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू हिज क्वेश्चन। और दूसरा कि आपको जो आंसर्स हैं वो उस पेशेंट की मुताबिक हो जो आपके सामने है, जिस पे आपकी डिस्कशन हो रही है। जिस तरह ये वाला पेशेंट है, आप उनसे बार बार पूछ रहे थे कि पोस्टीरियर फोसा में और क्या सेरेबेलम का क्या है, तो उसको ये चीज पिक नहीं कर रहा था, और ये उसको कह रहा था कि भाई पोस्टीरियर फोसा टाइट है, हालांकि पोस्टीरियर फोसा काफी रिलैक्स है इसमें। और इसमें जो मेन चीजें हैं यहाँ पे हैं, और जिस तरह सर ने बताया कि C1 फ्यूज है ऑक्सीपेट के साथ, तो इसमें अगर हम सिर्फ पोस्टीरियर डिकम्प्रेशन करेंगे और इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तो इस पे एग्जाम में जो पेशेंट आपके सामने है आपने उसको डिस्कस करना है और उसके बारे में मैनेजमेंट बतानी है, आपने जनरल बात नहीं करनी है। So anyhow it was a good discussion और आप लोगों ने काफी अच्छा। जी सर। यस सर, एक्सक्यूज मी सर, अगर हम सर इसको इनिशियली पोस्टीरियर फोसा डीकम्प्रेस करके इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन साइन सिम्पटम, देन वेंट्रली बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट सर टू प्रोसीजर वेंट्रल डीकम्प्रेशन सर एट दिस लेवल सर। नहीं, इसमें आपने रिडक्शन भी नहीं की ना, आपको आपने ट्रैक्शन सर रिडक्शन का जी सर मैंने मैसेज किया रिडक्शन का सर इनिशियली करके, इफ इट इज नॉट रिड्यूसेबल देन तो आपने सारे ऑप्शन मेंशन किया, आपने सब चीजों पे डिस्कस, क्योंकि हमने बेसिकली ये जो मेडुला है और जो स्पाइनल कॉर्ड का इसको डिकम्प्रेस करना है बेसिकली। तो और जो चीज कर रही है उसको एड्रेस करना चाहिए ना। तो जो चीज है, जो मरीज आपके सामने है, यू शुड डिस्कस अकॉर्डिंगली। और दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एग्जामिनर जो आपसे पूछ रहे हैं आपने उस चीज को सुनना है, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। बाकी इंशाल्लाह 2-3 दिन और भी हैं, इम्प्रूवमेंट और भी आ जाएगी। तो आज काफी अच्छा रहा और हमने काफी चीजें सीख ली सर से। तो थैंक यू मुमताज साहब, और थैंक यू अंजू हबीब और साहब, थैंक यू डॉक्टर अजीज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वरना हम वाइंड अप कर लेते हैं। मसूद साहब तो बीच में से निकल गए, अगर किसी ने कोई पूछना है तो अभी पूछ लें।
एग्जाम से रिलेटेड मुमताज साहब भी हैं, अंजुम हबीब वोरा साहब भी हैं और डॉक्टर अजीज भी हैं। सर मुमताज साहब से क्वेश्चन है कि अगर ये ट्रैक्शन से रिड्यूस हो जाए फिर तो हमने C1 C2 फिक्सेशन कर ली, और अगर ये नहीं होता तो फिर हमारा इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? फिर तो ये कि एक्सिक्यूटिव सर्वाइकल फिक्सेशन करके इंटीरियर ये जो डेंस है ये थ्रू ट्रांसओरल रूट से फिर आपने इसको चेकआउट करना है, इसको हटाना है। सर फिर पहले हम डेंस को रिमूव करेंगे फिर ऑक्सीपिटल सर्वाइकल फ्यूजन सेम सिटिंग में करोगे। इफ यू डिकम्प्रेस फ्रॉम द बैक योर पेशेंट विल गो ऑन वेंटिलेटर एंड ही विल डेवलप क्वाड्रिप्लेजिया। तो डिकम्प्रेस तो बिल्कुल मत करो, इसको फिक्स करें फ्रॉम द बैक और फिर डेंस हटाओ, क्योंकि द कंप्रेसिव इफेक्ट इज फ्रॉम द फ्रंट। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू मुमताज साहब, थैंक यू वोरा साहब, थैंक यू डॉक्टर अजीज, थैंक यू सर। मुमताज साहब से एक क्वेश्चन है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। खुदा हाफिज। चलो ये कर ले यार, ये ऑफ करवा देना है हाथ धोने हैं तो